हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस सीरीज में इस वीडियो में 4 जनवरी 2025 का करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट देखने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग आज इस वीडियो में फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो अपडेट है, लोकपाल दिवस 16 जनवरी है ना। लोकपाल दिवस जो है 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, लोकपाल दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा। तो लोकपाल दिवस प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा, जो 16 जनवरी 2024 को भारत के लोकपाल की स्थापना का प्रतीक है। पहला लोकपाल दिवस समारोह 16 जनवरी 2025 को जोरावर ऑडिटोरियम, मानेकशा सेंटर, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से तो दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि लोकपाल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को मनाया जाएगा। तो 16 जनवरी, ठीक है। और पहला लोकपाल दिवस समारोह जो है 16 जनवरी 2025 को जोरावर ऑडिटोरियम, मानेकशा सेंटर, नई दिल्ली में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है आप याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है डीआरडीओ से रिलेटेड। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डीआरडीओ से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाती है। तो डीआरडीओ की जो स्थापना की गई है 1958 में हुई है। ये भी बात आप याद रखेंगे। कभी कभी जो है किसी भी संस्थान का स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है कि कौन सा तारीख में क्या गया था। तो याद रखेंगे डीआरडीओ की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी। तो डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी जिसे हिंदी इंग्लिश में डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है। तो डीआरडीओ ने 2 जनवरी 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि डीआरडीओ जो है 67वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो 2 जनवरी 2025 को मनाया। अगला प्रश्न है 1958 में स्थापित डीआरडीओ 10 प्रयोगशालाओं से शुरू होकर आज भारत में लगभग 52 प्रयोगशालाओं और 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के विशाल नेटवर्क में परिवर्तित हो गया। जब डीआरडीओ की शुरुआत हुई थी 1958 में, इसकी जो शुरुआत हुई थी मात्र 10 प्रयोगशालाओं से शुरू हुई थी, है ना। लेकिन ये जो है आज के डेट में बढ़ करके 52 प्रयोगशालाओं और 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, जिसे DYSL के विशाल नेटवर्क में परिवर्तित हो गया है। तो ये था डीआरडीओ से संबंधित 67वां स्थापना दिवस जो है 2 जनवरी 2025 को मनाया गया है। आगे बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खां के बारे में। आरिफ मोहम्मद खां जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो आरिफ मोहम्मद खां को बिहार के 42वें राज्यपाल के पद की शपथ ली। याद रखेंगे, आरिफ मोहम्मद खां बिहार के 42वें राज्यपाल के पद की शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खां ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया, जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरिफ मोहम्मद खां जो है बिहार के कितने 42वें राज्यपाल के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। और आरिफ मोहम्मद खां को किसके जगह पे बनाया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के स्थान पे बनाया गया है। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है, इन्हें जो है केरल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बन सकता है, केरल के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो केरल के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को किया गया है। यह समारोह राजभवन में आयोजित किया गया, जहां पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो याद रखेंगे, बिहार के जो 42वें राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, तो उन्हें पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने शपथ दिलाई है। आगे बात करते हैं। अगला है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 2 जनवरी 2025 को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने
केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। यहाँ पे जो थे आरिफ मोहम्मद खां, ये बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह पे नियुक्त किए गए हैं। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं, और वे जो है 23वें केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। यह समारोह तिरुवनंतपुरम स्थित राजभवन में आयोजित किया गया था। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खां के स्थान लिया है, जिन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। एक दूसरे के साथ क्या कोलैबोरेशन किया गया है। जो बिहार के पहले राज्यपाल थे उसे केरल का राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, और जो केरल के थे उन्हें जो है बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में किन्होंने शपथ ग्रहण किया है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने, और बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में जो है कौन शपथ लिए हैं? आरिफ मोहम्मद खां शपथ लिए हैं। अगला है अमित शाह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एसेस पुस्तक का विमोचन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस का विमोचन किया गया है। तो याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी। आगे बात करते हैं। अगला है सटासिया पांड्या, जो कि आपको चित्र में दिख रही होगी। सटासिया पांड्या एनईसी 2024 में चिल्ड्रन जंपिंग श्रेणी में कांस्य पदक जीता। एनईसी 2024 में चिल्ड्रन जंपिंग श्रेणी में जो है कांस्य पदक जीतने वाली सटासिया पांड्या एआरसी सवार सटासिया पांड्या ने नेक 2024 में चिल्ड्रन जंपिंग श्रेणी में कांस्य पदक जीता। साथ में टीम के साथियों कपिलेश, अरशद और एजा ने भी जीत में योगदान दिया। तो याद ये रखना है कि सटासिया पांड्या जो है नेक 2024 में चिल्ड्रन जंपिंग श्रेणी में कांस्य पदक जीतने में सफल रही। अगला है महाभारत वाटिका की स्थापना की गई। उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा जो है महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में 1 एकड़ में फैले नृवंशिंगान उद्यान महाभारत वाटिका का विकास किया है, जिसमें महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां शामिल है। याद रखेंगे, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में 1 एकड़ में फैले नृवंशिंगान उद्यान महाभारत वाटिका का विकास किया है, जिसमें महाभारत में जो वर्णित 37 पौधों की जो प्रजातियां हैं उसको शामिल किया गया है। पौधों में पवित्र पाठ के सभी 18 खंडों की प्रजातियों के साथ पीपल, बरगद, ढाक, कोविदार, हरसिंगार, खैर और बेहड़ा शामिल है। तो इस महाभारत वाटिका की जो स्थापना की गई है उसमें जो है 37 पौधों की प्रजातियों को शामिल किया गया है। उसमें जो है जो पवित्र पौधे हैं लगभग 18 खंडों की जो प्रजातियां हैं जो कि पवित्र पौधे के अंतर्गत आते हैं, जैसे पीपल, बरगद, ढाक, कोविदार, इन सारे पौधों को जो है शामिल किया गया है। अगला है दिल्ली सरकार के द्वारा पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की गई। दिल्ली सरकार के द्वारा पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू किया गया। अब ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना क्या है? तो दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की, जिसके तहत दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों के पुजारियों को 18,000 रुपये मासिक अनुदान दिया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार के द्वारा पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना के तहत दिल्ली के जितने भी मंदिर हैं और गुरुद्वारे के पुजारी लोग हैं उसको 18,000 रुपये प्रति
माह जो है मासिक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का पंजीकरण हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस और संत सुजान सिंह जी महाराज के गुरुद्वारे में दिल्ली के सीएम अतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू किया गया। तो वर्तमान में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है अतिशी जी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी, इसके द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत जो है पुजारियों को 18,000 रुपये मासिक अनुदान दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छा पहल है। आगे बात करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आगामी महाकुंभ मेले के लिए हर 15 मिनट में मौसम की जानकारी देने के लिए एक विशेष वेब पेज लॉन्च किया है। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो है आगामी जो महाकुंभ मेले लगने वाले हैं तो उसके लिए 15 मिनट में मौसम की जानकारी देने के लिए एक विशेष तरीके का वेब पेज का लॉन्च किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के द्वारा आगामी महाकुंभ मेले के लिए हर 15 मिनट में मौसम की जानकारी देने के लिए एक विशेष वेब पेज लॉन्च किया है। IMD का विशेष वेब पेज महाकुंभ मेले के लिए हर 15 मिनट में वास्तविक मौसम का अपडेट प्रदान करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो है आगामी महाकुंभ मेले के लिए हर 15 मिनट में मौसम की जानकारी सटीक जानकारी दे, इसके लिए एक वेब पेज का लॉन्च किया गया है। अगला है बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल। वित्त मंत्रालय के तहत DFS सचिव श्री M नागराजू ने 3 जनवरी 2025 को संशोधित बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल जो कि वित्त मंत्रालय के तहत किया गया है, तो इस पोर्टल की लॉन्च कब की गई है? तो याद रखेंगे 3 जनवरी 2025 को 3 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई है। यह पोर्टल सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ई नीलामी सूचियों को एक ही प्लेटफॉर्म में समेकित करता है। अगला है RBI यानी रिजर्व बैंक इंडिया के तरफ से 2,000 रुपये के 98.12% नोट वापिस किए गए। 31 दिसंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि 2000 मूल्य वर्ग के 98.12% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जिनमें से 6,691 करोड़ अभी भी जनता के पास हैं। यानी 2000 के जो नोट थे लगभग 98.12% जो है वापिस RBI के पास पहुंच चुकी है, जो कि अब 2000 के नोट जो है मार्केट में चलने बंद हो गए हैं। तो इस स्थिति में 2000 के जो नोट थे लगभग 98.12% RBI के पास वापस पहुंच चुकी हैं। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 मूल्य वर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि RBI के द्वारा जो है 2000 के जो नोट थे उसको वापस लेने की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तो 19 मई 2023 को की गई थी। 19 मई 2023 को जो है रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। अगला है चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जिसका नाम है HMPV का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल कोरोना वायरस की ही तरह है। चीन वर्तमान में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जिसे शॉर्ट में HMPV कहा जाता है मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना कर रहा है, जिससे संभावित स्वास्थ्य संकट की चिंताएं बढ़ गई है, जो कोविड-19 महामारी की याद दिला रही है। रिपोर्टों के अनुसार अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है और HMPV, इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा
निमोनिया और कोविड-19 जैसे कई वायरस इस स्थिति में योगदान दे रहे हैं। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट विस्तार। भारतीय कृषि में एक डिजिटल क्रांति आई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट विस्तार का नाम जो रखा गया है, इसका जो फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की शुरुआत की गई है। याद रखेंगे आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, इसका पहल जो है, इसका उद्देश्य है कि भारत की कृषि विस्तार प्रणाली को डिजिटल रूप में अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है, जिससे किसानों को उन्नत तकनीकों और सलाह सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सके। ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है गुड़गांव में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई जिसका नाम है ब्लिंकिट। गुड़गांव में जो है 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी, एम्बुलेंस सेवा मिलेगा आपको, जिसको जो है नाम रखा गया है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट के सीईओ अलिबंदर धिंसा ने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की है, जहां निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं जो 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। ये भी काफी अच्छा पहल है। तो ब्लिंकिट के जो सीईओ हैं कौन है? अलविंदर धिंसदा। इन्होंने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की है और ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं और जो कि 10 मिनट में जो है आपके तक पहुंच जाएगी, सेवा आपको मिल जाएगा। यह पहल शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन का महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। ये काफी लोगों की जो है जान बचाई जा सकती है इस पहल के माध्यम से। अगला है सावित्रीबाई फुले जयंती 2025, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। सावित्रीबाई फुले जयंती हर साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। सावित्री फुले जयंती जो है हर साल 3 जनवरी को मनाई जाती है। याद रखेंगे, सावित्री फुले जयंती हर साल 3 जनवरी को मनाई जाती है। वह एक महान शिक्षिका, सामाजिक सुधारक और कावित्री थी। अगर बात करें सावित्रीबाई फुले की, तो जो है एक महान शिक्षिका थी, सामाजिक सुधारक और कावित्री थी, जिन्होंने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसकी जो जयंती होती है 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी के.एस. मनीलाल का 86 वर्ष की उम्र में निधन। फेमस वनस्पति विज्ञानी जिनका नाम है के.एस. मनीलाल, उनका जो है 46 साल की उम्र में डेथ हो चुका है, निधन हो चुका है। प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कटुंगल सुब्रमण्यम मनीलाल, जिनकी आयु 86 वर्ष की थी और 1 जनवरी 2025 को त्रिशूर में आयु संबंधित बीमारियों के कारण निधन हो गया। तो 1 जनवरी 2025 को जो है प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी के.एस. मनीलाल को जो है 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आगे बात करते हैं, अगला है प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता अरुण राय का निधन। प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता अरुण राय का 1 साल से अधिक समय तक कैंसर से जूझने के बाद 3 जनवरी 2025 को निधन हो गया। तो अरुण रॉय जो है ये प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता थे जो कि कैंसर से जूझ रहे थे और इनकी जो फाइनली 3 जनवरी 2025 को डेथ हो गई। इस तरीके से जो 4 जनवरी 2025 के करंट अपडेट
हो सकते थे, जिससे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उसको हम लोगों ने देखा। तो इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, डेली बेसिस पे प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।